हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम ऑर्थोपेडिक महेश्वरी का चैप्टर 29 पीआईडी यानी कि प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क पीआईवीडी जो है हम कवर करने वाले हैं। तो आप अपनी बुक कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हो। वर्ड टू वर्ड हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो थोड़ी बहुत ही हम एनाटॉमी देखेंगे, पैथोलॉजी देखेंगे, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स क्या होती है वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं रेलेवेंट एनाटॉमी की पास। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, ठीक है ना, उनके बीच में आपको पता है ना, दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में डिस्क होती है। इस तरीके से आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी एक रीढ़ की हड्डी है, ये दूसरी हमारी एक रीढ़ की हड्डी है। ये हम साइड व्यू से देख रहे हैं। तो इसके बीच में ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम डिस्क बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। तो वो यही कह रहा है कि हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वो जो बीच की डिस्क है वो हमारी 3 कंपोनेंट की बनी हुई होती है। यानी कि उसके 3 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट होता है कार्टिलेज एंड प्लेट, दूसरा होता है न्यूक्लियस पल्पोसस और तीसरा होता है एन्युलस फाइब्रोसिस। तो अगर इस तरीके से हमारी वो डिस्क है, अगर हम दोनों जो वर्टिब्राज हैं ऊपर नीचे की उसको हटा दें और सिर्फ बीच की डिस्क को देखें, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि बिल्कुल साइड में हमारा क्या होता है, एंड प्लेट होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस बिल्कुल हमारा बीच में होता है और एन्युलस फाइब्रस का ये पूरा बना होता है। तो यानी कि ये जो डिस्क है ये टोटल 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनी है, कार्टिलेजियस एंड प्लेट, न्यूक्लियस पल्पोसस एंड एन्युलस फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनी है। उसके बाद 1 बाय 1 अगर हम देखें तो हमारा जो कार्टिलेज प्लेट्स है, ठीक है, जो कार्टिलेज प्लेट्स है दे आर द थिन लेयर्स ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है ना, वो हाईलाइन कार्टिलेज की प्लेट्स हैं बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडी एंड द डिस्क प्रॉपर। तो यानी कि डिस्क, ठीक है, इस तरीके से हमारी ये ऊपर वर्टिब्रा है, इस तरीके से हमारी ये नीचे वर्टिब्रा है, बीच में इसके डिस्क है। तो हमारी जो कार्टिलेजनस एंड प्लेट है वो क्या है, एक लेयर है, एक पतली सी थिन लेयर है, किसकी, हाईलाइन कार्टिलेज की। किसके बीच में, बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडीज। ये जो एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडीज है इसके बीच में। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो डिस्क है वो रिसीव करती है इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द वर्टिब्रल बॉडी बाय दीज एंड प्लेट्स। और यही जो एंड प्लेट्स है ये डिफ्यूजन के थ्रू उस पूरी डिस्क को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने बोला कि डिस्क 3 पार्ट्स का बना हुआ है, 3 कंपोनेंट्स का बना है, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या था हमारा, सबसे पहला कंपोनेंट हमारा था एंड प्लेट। और एंड प्लेट के बारे में क्या ध्यान में रखना है कि जो एंड प्लेट है वो एक पतली सी लेयर यानी कि एक थिन लेयर का बना है हाईलाइन कार्टिलेज का बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडीज, और वो ही डिफ्यूजन के थ्रू हमारी पूरी डिस्क को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सिर्फ 2 पॉइंट्स इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद हम न्यूक्लियस पल्पोसस के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है ना, याद रखने का तरीका ये है कि पल्प जैसा, कहते नहीं कि पल्प जैसा है। तो न्यूक्लियस पल्पोसस को आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो एक जेलेटेनियस मटीरियल है, एक जेली लाइक मटीरियल है जो कि लाई करता है इन द लिटिल पोस्टीरियर टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वर्टिब्रा। अगर हमारी ये वर्टिब्रा है और ये हमारा एंटीरियर पोर्शन है और ये हमारा पोस्टीरियर पोर्शन है, तो हमारा जो न्यूक्लियस पोर्शन है वो लिटिल पोस्टीरियर की साइड पे, ठीक है ना, पोस्टीरियर की साइड पे टू द सेंट्रल एक्सिस वो हमें मिलता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बीच में अगर ये न्यूक्लियस पल्पोसस है तो इट इज एनक्लोज, चारों तरफ से इट इज एनक्लोज बाय द एन्युलस फाइब्रोसिस। नाम से ही पता चल रहा है एन्युलस फाइब्रोसिस, यानी कि ये फाइबर लाइक कुछ होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली इस तरीके से कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह होता है और किसका बना हुआ होता है, फाइब्रोकार्टिलेजिनियस टिश्यूज का। उसके बाद जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो नॉर्मली अंडर द कंसिडरेबल प्रेशर रहता है। आप खुद ही देखो ना, ये आपका डिस्क हो गया, ऊपर से इसमें वर्टिब्रा है, नीचे से इसमें वर्टिब्रा है, तो बीच का पोर्शन जो है वो तो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर होगा ना। तो हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है यानी कि जो बिल्कुल बीच का पार्ट होता है वो अंडर द प्रेशर होता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद ये बोल रहा है the posterior longitudinal ligament, ठीक है, is a strap like ligament at the back of the vertebral bodies and a disc।
ठीक है, अब होता क्या है, आप इधर देख सकते हो, देखो ये हमारी पहली वर्टिब्रा है, ये इसके नीचे की वर्टिब्रा है, बीच में हमने बोल दिया कि हमारा डिस्क है। अब इस वर्टिब्रास के बिल्कुल पीछे यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो एक स्ट्रैप लाइक, एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज और डिस्क, यानी कि वर्टिब्रल बॉडीज और जो डिस्क है उसके बैक में वो आपको मिलेगा, यानी कि उसके पोस्टीरियर में मिलेगा, तभी नाम उसका पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अब हम बात करेंगे पैथोलॉजी की। तो उससे पहले डायग्राम को एक बार ही देख लेते हैं। तो डायग्राम में अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी ऊपर एक वर्टिब्रा है, ये जो येलो वाली है पूरी वर्टिब्रा है, नीचे जो है ये एक पूरी वर्टिब्रा है और बीच में हमारा डिस्क है। फिर उस डिस्क को भी अगर हम बाहर निकाल के देखें तो अंदर की तरफ उसमें हो जाएगा न्यूक्लियस पल्पोसस जो कि एक जेलेटेनियस मटेरियल है, और बाहर की तरफ कंसेंट्रिक रिंग में हमारा है एन्युलस फाइब्रोसिस जो कि एक फिब्रोकार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। और ये दोनों एडजेसेंट साइड पे आपको मिलेगी एंड प्लेट। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। और पीछे की साइड इसमें पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट रहता है, आगे की तरफ इसमें एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट रहता है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स हैं और किस तरीके से है। अब हम देखते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, उन स्ट्रक्चर्स में कोई ना कोई डिजीज हो रही है, कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। तो जो टर्म है ना प्रोलैप्स डिस्क, प्रोलैप्स डिस्क का मतलब होता है प्रोट्रूजन या फिर एक्सट्रूजन ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसस थ्रू अ रेंट इन द एन्युलस फाइब्रोसिस। अब देखो, समझने की कोशिश करो। अभी हमने जैसे कि देखा कि डिस्क में बीच में हमारा रहता है न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है, और बाहर की तरफ इस तरीके से पतली पतली कंसेंट्रिक रिंग्स में हमारा रहता है एन्युलस फाइब्रोसिस। ठीक है, तो अब होता क्या है कि यही न्यूक्लियस पल्पोसस अगर अपनी जगह पे ना रह करके इस तरीके से बाहर निकल जाए, ठीक है ना, इस तरीके से अगर ये अपनी जगह पे ना रह करके एन्युलस फाइब्रोसिस में अगर बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, जिसको हम बोलते हैं प्रोट्रूजन, ठीक है, तो यही प्रोलैप्स डिस्क है। यानी कि डिस्क का जो एक मेजर सेंट्रल पार्ट है जिसका नाम न्यूक्लियस पल्पोसस है, अगर वो उसका प्रोट्रूजन हो जाए या एक्सट्रूजन हो जाए, ठीक है ना, एन्युलस फाइब्रोसिस में, तो हम उसको बोलते हैं प्रोलैप्स डिस्क। अब डायग्राम की मदद से समझो। देखो, अब खुद देखो कि हमारा ये बीच में जो व्हाइट पोर्शन है ये न्यूक्लियस पल्पोसस है। अब ये न्यूक्लियस पल्पोसस जो है, अब आप इसमें डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि जो ये व्हाइट पोर्शन है ये न्यूक्लियस पल्पोसस है, एंड ये जो इर्द गिर्द में आपको दिख रहा है ये आपका एन्युलस फाइब्रोसिस है। तो आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो ना कि भाई बीच का स्ट्रक्चर क्या है, एन्युलस न्यूक्लियस पल्पोसस है, बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या है, एन्युलस फाइब्रोसिस है। लेकिन जब यही व्हाइट पोर्शन, ठीक है ना, अब मैं इसको पूरा रेड बना रही हूँ, अगर यही व्हाइट पोर्शन इस तरीके से एन्युलस फाइब्रोसिस में भी अपनी बाउंड्री क्रॉस करके चला जाए तो इसी को ही प्रोलैप्स डिस्क बोलते हैं। एंड ये बहुत स्टेजेस में होती है। अगर थोड़ा सा बाहर आई तो स्टेज 1, थोड़ा और बाहर आई तो स्टेज 2। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं ऐसी आपको नॉर्मल भाषा में समझा रही हूँ। अब ये और अगर बिल्कुल ही इधर आकर के, आपको पता है इधर से नर्व्स निकलती हैं, अगर ये बिल्कुल ही बाहर आ गई तो फिर ये एडवांस स्टेज हो जाती है, सीवियर स्टेज हो जाती है, जहाँ पे ये नर्व को भी कंप्रेस करने लगती है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि डिस्क का जो एक कंपोनेंट है बीच का जिसका नाम है न्यूक्लियस पल्पोसस, वो अगर बाहर आकर के एन्युलस फाइब्रोसिस में डिफरेंट स्टेजेस में अगर बाहर आ रहा है, उसी को ही बोला गया है प्रोट्रूजन। और ये जो डिस्क प्रोलैप्स होना है उसका मतलब वही होता है कि यानी कि डिस्क का प्रोट्रूजन हो गया, ठीक है ना। और ये एक वन टाइम का फिनोमेना नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को दर्द अचानक से कमर में बढ़ा तो इसको आज ही डिस्क प्रोलैप्स हुई होगी, अनलेस एंड अनटिल उसने बहुत ज्यादा ही अपने वजन से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर उसने वजन उठा लिया हो, वरना ये एक दिन का फिनोमेना नहीं है, ठीक है ना। ये कई सालों से जो चेंजेस आते रहते हैं हमारे डिस्क में और जो हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर एक टाइम पे आकर के वो इतना बढ़ जाता है क्योंकि इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स इतने वीक पड़ जाते हैं कि ये जो डिस्क है ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। तो तब ये प्रोलैप्स जो है, यानी कि बाहर निकलना जो है ये बहुत कॉमन हो जाता है। प्रोलैप्स
स्टेजेस में होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वन डे फिनोमिना है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है दैट इज अ न्यूक्लियस डीजनरेशन, क्योंकि ये पूरा खेल न्यूक्लियस का ही है। ये एन्युलस फाइब्रोसिस है, बीच में हमारा न्यूक्लियस पल्पोसिस है, और यही बीच का बंदा जो है ये बाहर आ रहा है। तो यानी कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं ये बीच के बंदे में, यानी कि इस न्यूक्लियस पल्पोसिस में आ रही है। तो सबसे पहले इस न्यूक्लियस का डीजनरेशन होता है, ठीक है ना। तो डीजनरेटिव चेंजेस अकर होते हैं इस डिस्क के अंदर बिफोर द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, बिफोर कि ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, यानी कि इसमें चेंजेस आने लगते हैं। वो चेंजेस क्या क्या होता है कि जैसे ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है ना, एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि टुकड़ों में दिखेगा ये, ठीक है ना, एक अच्छा हेल्दी स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, फ्रेगमेंटेशन इसमें होने लग जाएगा। दूसरा क्या है, वीकनिंग, वीकनिंग एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एन्युलस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि दिस इज न्यूक्लियस पल्पोसिस, दिस इज एन्युलस फाइब्रोसिस। तो ये कह रहा है कि या तो इस अंदर वाले की सॉफ्टनिंग हो जाए, फ्रेगमेंटेशन हो जाए, इसकी वजह से ये वीक पड़ सकता है, या तो फिर ये जो पोस्टीरियर भाग है एन्युलस फाइब्रोसिस का, ये ही डिसइंटीग्रेट हो जाए, ठीक है ना, यही खराब होना चालू हो जाए। तो जब यही खराब होना, डिसइंटीग्रेशन चालू होने हो जाएगा इसमें, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन आपको एग्जाम्स में जब लिखने का पॉइंट आते हैं तो आपको बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी है। आप वहां पे ये नहीं लिख सकते कि खराब हो गया, वहां पे आपको डिसइंटीग्रेशन वर्ड ही यूज करना है, ठीक है ना। तो दो तरीके से हो सकता है, मैंने क्या बताया, दो तरीके मैंने क्या बताया कि या तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है यही, इसी की ही वीकनिंग हो जाए, इसी की ही सॉफ्टनिंग हो जाए, इसी का ही फ्रेगमेंटेशन हो जाए, या तो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है जिसने इसको पूरा कवर करके रखा है, इसी का ही डिसइंटीग्रेशन हो जाए। तो इन दो तरीके से क्या होता है कि डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। क्या होता है, डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। दूसरा जो स्टेज आता है वो आता है न्यूक्लियस का डिस्प्लेसमेंट। अब एक बारी स्ट्रक्चर्स अगर वीक हो गए तो न्यूक्लियस का डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से हिलना तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो न्यूक्लियस जो है, हमने बोला था कि एक वो पॉजिटिव प्रेशर के अंडर है। पॉजिटिव प्रेशर कैसा, क्योंकि उसके ऊपर भी वर्टिब्रा है, नीचे भी वर्टिब्रा है, बीच में वो सैंडविच की तरह है डिस्क, तो वो एक पॉजिटिव प्रेशर में है ऑल द टाइम। तो जब एन्युलस फाइब्रोसिस वीक हो जाएगा, यानी कि जो बाहर का पोर्शन है जब वो वीक हो जाएगा, either because a small area of its entire thickness has disintegrated or because of the injury, या तो किसी इंजरी के कारण बाहर वाला हिस्सा वीक हो जाए, या तो उसमें क्या होता है, डीजनरेटिव चेंजेस आए। तो जो अंदर का न्यूक्लियस है, अब भाई ये न्यूक्लियस है ना अंदर, और इसको बाहर एन्युलस फाइब्रोसिस ने सपोर्ट किया है। अब ये बाहर का एन्युलस फाइब्रोसिस ही अगर कमजोर पड़ जाए किसी इंजरी के कारण, या इसी में ही अगर डीजनरेटिव चेंजेस आ जाए, तो इसने जिसको अंदर प्रोटेक्ट करके रखा है ये तो आराम से बाहर निकल जाएगा ना, ये अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसिस तो आराम से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसी को ही तो हम प्रोलैप्स डिस्क बोल रहे हैं, वही तो चैप्टर का नाम है। तो उसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस टेंड टू बल्ज थ्रू द डिफेक्ट। इतना समझ में आया। तो जैसे ही यहाँ से इसको डिफेक्ट मिला, सपोज ये यहाँ से खराब हो गया, इतने पोर्शन से खराब हो गया, तो ये न्यूक्लियस पल्पोसिस यहीं से तो बाहर निकल जाएगा। तो वही वो कह रहे हैं कि वो उस बल्ज से बाहर निकल जाएगा, और इसी को ही हम डिस्क प्रोट्रूजन कह रहे हैं, यानी कि जो डिस्क है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई। तो ये जो टेंडेंसी है वो ग्रेटली इंक्रीज हो जाती है अगर न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेटेड है और फ्रेगमेंटेड है। समझ में आया। तो बाहर वाला स्ट्रक्चर की वीकनिंग की वजह से अंदर वाला न्यूक्लियस पल्पोसिस इजिली उस डिफेक्ट के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, जिसको हम डिस्क प्रोट्रूजन बोल रहे हैं। और अगर ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर भी दिक्कतें हैं, डीजनरेशन है, तब तो और चार चांद लग जाते हैं, तब तो वो और तेजी से और स्पीडी तरीके से बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये जो टेंडेंसी है ये और इंक्रीज हो जाती है अगर खुद न्यूक्लियस भी डीजनरेटेड और फ्रेगमेंटेड हो। फाइनली द न्यूक्लियस कम्स आउट ऑफ द एन्युलस। अब न्यूक्लियस जो है वो उस एन्युलस रिंग के पूरा बाहर आ गया, और अब वो लाई कर रहा है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट में, जहां पे उसने पूरा कॉन्टैक्ट लूज कर दिया पेरेंट डिस्क से। तो हमने क्या बोला, पहला जो चीज है हमारा वो ये है कि अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो एन्युलस रिंग में आ गया।
ये एन्युलस रिंग है, ये न्यूक्लियस पल्पोजस है, और ये न्यूक्लियस पल्पोजस अपनी जगह से रिंग के अंदर आ गया, तो इसको हमने नाम दिया डिस्क प्रोट्रूजन। क्या नाम दिया? डिस्क प्रोट्रूजन। ये डिस्क प्रोट्रूजन कहलाता है। लेकिन अगर डायग्राम में देखेंगे, लेकिन अगर ये जो न्यूक्लियस पल्पोजस है ये एन्युलस रिंग को क्रॉस करके, पूरा क्रॉस करके, अगर ये एन्युलस रिंग को पूरा क्रॉस करके पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के कांटेक्ट में आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूजन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रूजन। तो वही यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर न्यूक्लियस अंडर द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क एक्सट्रूजन। तो दूसरा स्टेज हमारा जो है वो डिस्क एक्सट्रूजन है। अब ये कह रहा है कि एक बारी अगर इतने बाहर तक डिस्क आ गई तो डिस्क डज नॉट गो बैक। ये लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट द न्यूक्लियस फ्रॉम प्रोट्रूडिंग फर्दर। तो अब क्या होता है कि जो एक्सट्रूडेड डिस्क है, ठीक है, वो एक्सट्रूडेड डिस्क जो है अगर वो पूरी सेपरेट हो गई, ठीक है ना, अगर वो पेरेंट डिस्क से पूरी सेपरेट हो गई तो उसको बोलते हैं सीक्वेस्ट्रेटेड डिस्क। और जो सीक्वेस्ट्रेटेड डिस्क है वो बिहाइंड द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट भी आ जाती है एंड इट मे बिकम अ फ्री फ्रैगमेंट इन द कैनाल। ठीक है, तो पहला स्टेज जिसको हमने डिस्क प्रोट्रूजन बोला, उसमें सिंपल ये जो व्हाइट कलर की डिस्क है ये आपके सिर्फ इस रिंग तक आ रही थी, ये जो ब्लैक रिंग है। सेकेंड स्टेज में ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के जस्ट आगे आ गई और अब ये यहाँ से पीछे नहीं जाएगी और इसको हम डिस्क एक्सट्रूजन बोलते हैं। एंड थर्ड स्टेज में ये इतनी बाहर निकल जाती है कि ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के पीछे आ जाती है और अब ये जो ये मेन डिस्क होती है इससे उसका कांटेक्ट टूट जाता है जिसको हम सिक्वेस्ट्रम बोलते हैं और अब ये बिल्कुल एक सेपरेट बॉडी हो जाती है जो कि इधर लटकती रहती है और यहाँ पे ये जो नर्व्स वगैरह है इसको कंप्रेस करती है, इसीलिए ही ये सीवियर में आती है। और नर्व कंप्रेस होने के कारण फिर जो पेशेंट रहता है उसको बिल्कुल नीचे तक सिम्टम्स आते हैं जहाँ तक वो नर्व जो है वो अपना सप्लाई दे रही है। ठीक है, पैथोलॉजी ऑफ डिस्क प्रोलैप्स का डायग्राम भी देख लेते हैं। ये डायग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब आपको ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये 4-5 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है या 2.5 मार्क्स में क्वेश्चन ये आता है कि आप स्टेजेस बताओ डिस्क प्रोलैप्स की, तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है एंड आपको हेडिंग वाइज हर 4 स्टेज को एक्सप्लेन भी करना है। तो पहला स्टेज देखते हैं। पहला स्टेज है स्टेज ऑफ डीजनरेशन। इसमें क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस पल्पोजस और एन्युलस फाइब्रोसिस में आपके डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, डिस्क अपनी जगह से नहीं इधर उधर होती, बस ये है कि चेंजेस आते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस पल्पोजस में फ्रैगमेंटेशन हो गया या एन्युलस फाइब्रोसिस में इनका डीजनरेशन हो गया, इसमें कोई बल्ज वगैरह नहीं होता। ठीक है, दूसरी स्टेज हमारी होती है प्रोट्रूजन की, जिसमें कि न्यूक्लियस पल्पोजस जो है वो एन्युलस फाइब्रोसिस में बल्ज हो जाता है, यानी कि एक हल्का सा बल्जिंग उसमें आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? प्रोलैप्स्ड डिस्क। थर्ड हमारी स्टेज होती है एक्सट्रूडेड डिस्क। एक्सट्रूडेड डिस्क में क्या होता है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब वो बिल्कुल भी यहाँ पे क्या है कि वो बाहर निकल रही है लेकिन फिर भी वो कांटेक्ट में है, उसके जो छोटे मोटे जो पीसेस हैं वो जो मेन डिस्क है उससे कांटेक्ट में वो रहती है, लेकिन अब वो बिल्कुल पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के आगे आ गई है और अब वो बाहर नहीं जाएगी, तो इसको अंदर नहीं जाएगी सॉरी, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूडेड डिस्क। एंड लास्ट हमारा है सिक्वेस्ट्रम। ये पूरी बाहर हो जाती है, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, ये अलग हो जाता है, ये पार्ट अलग हो जाता है और अब ये बिल्कुल एक फ्री बॉडी बन जाती है। ठीक है ना, सो देयर इज नो कांटेक्ट एंड इट इज कम्प्लीटली आउट, तो इसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क। तो ये डायग्राम डेफिनेटली आपको बनाना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो ये हमने देख लिया था कि न्यूक्लियस कैसे डिफरेंट स्टेजेस में बाहर निकल जा रहा है। अब हमारा आता है कि स्टेजेस ऑफ फाइब्रोसिस। ठीक है, सो दिस इज अ स्टेज ऑफ रिपेयर। जहां पे भी फाइब्रोसिस हो रहा है तो दैट इज अ स्टेज ऑफ रिपेयर। ठीक है ना, ये जो है ये बिगिन होती है अलोंग द साइड ऑफ डीजनरेशन, है ना। रेजिडुअल मतलब बचा हुआ जो न्यूक्लियस पल्पोजस बचता है वो कैसा हो जाता है? फाइब्रोज्ड हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? फाइब्रोज्ड हो जाता है, दैट बिकम्स फाइब्रोज्ड। एक्सक्लूडेड न्यूक्लियस पल्पोजस बिकम्स फ्लैटेंड,
फाइब्रोस्ड एंड फाइनली अंडरगोज कैल्सिफिकेशन। तो वो जो हमारा टुकड़ा सिक्वेस्ट्रम का ये जो बिल्कुल बाहर निकल गया था, ये क्या हो गया, बिल्कुल चपटा हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, फाइब्रोस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि उसको अब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा ना, तो वो बिल्कुल फाइब्रोस्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो इसलिए फाइब्रोस्ड हो रहा है अगर कोई पूछे, ठीक है। फाइब्रोस, फ्लैटन और फाइनली वो कैल्सिफाइड हो जाता है वहां पे। At the same time, new bone formation occur at the point where the posterior longitudinal ligament has been striped। तो क्या हो रहा है, देखो दोनों के लिए चीजें हो रही हैं। बॉडी इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन की है गॉड ने, ये बाहर निकल गया तो इसका काम उन्होंने कैसे कर दिया, इसको चपटा बना दिया, फ्लैटेंड कर दिया, फाइब्रोस्ड कर दिया क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उसको, एंड फाइनली वो कैल्सिफिकेशन, इट इज गोइंग अंडर कैल्सिफिकेशन, ठीक है। और ये जो यहाँ से ये टूट गया था पोर्शन, इसका भी हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, फाइनली वहां पे न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाएगा उस पॉइंट पे जहाँ पे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट स्ट्राइप्ड हो गया, यानी कि हल्का सा टूट गया है फ्रॉम द वर्टिब्रल बॉडी एंड स्पर फॉर्मेशन अकर, और वहां पे क्या है, स्पर फॉर्मेशन अकर हो रहा है। तो इतना ब्यूटीफुली हमारा जो है स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस हो रहा है। द साइट ऑफ एग्जिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज यूजुअली द पोस्टीरियर लेटरल। अब आपने अगर एमआरआई वगैरह में देखा होगा तो आपने हमेशा ये वर्ड देखा होगा कि ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस निकल रहा है ना, ये हमेशा पोस्टीरियर लैटरली निकल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियस पल्पोसस हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वो पोस्टीरियरली है, सेंट्रल एक्सिस के पोस्टीरियर में है वो, तो जब वो बाहर निकलता है तो वो पोस्टीरियर तो निकलेगा ही, लेकिन वो लैटरली निकलता है, ठीक है ना, ऑन वन और द अदर साइड, यानी कि एक साइड पे। जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, जैसे कि इस वाले डायग्राम को देखो, ठीक, मान लो यहाँ से निकला तो वो पोस्टीरियर तो निकल रहा है लेकिन वो लेटरली निकलेगा, या तो इधर की साइड से निकलेगा या तो पीछे की साइड से, वो मैं अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि वो पेपर के उस पार है, ठीक है ना। तो इट इज पोस्टीरियर लैटरली, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, पोस्टीरियर लैटरली निकलता है। ओकेजनली, बहुत कम चांसेस हैं कि वो सेंट्रली निकले, ठीक है, डिस्क प्रोलैप्स जो है वो सेंट्रली हो। द टाइप ऑफ न्यूक्लियर प्रोट्रूजन मे बी अ प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन और सिक्वेस्ट्रम। तो एमआरआई रिपोर्ट्स में आपको ये वर्ड सब देखने के लिए मिलते हैं। कॉमनेस्ट लेवल है डिस्क के प्रोलैप्स होने का, वो L4 L5 रीजन है लंबर स्पाइन का, और C5 C6 7 है सर्वाइकल स्पाइन का, ठीक है। और L3 L4 इन द लंबर स्पाइन इट इज वेरी अनकॉमन अबव द L3 L4। जैसे हमारे आपको पता है ना L1 L2 L3 L4 L5 होता है, तो L4 L5 में डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और L3 से ऊपर यानी कि L1 L2 में सबसे ज्यादा कम होते हैं। और सर्वाइकल की बात करें तो C5 C6 में हमें देखने के लिए मिलता है, बट मोस्ट कॉमनली इट इज इन द L4 L5 रीजन ऑफ द लंबर स्पाइन। क्यों? बिकॉज सारा वेट वहीं पे पड़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द